बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महान मुस्लिम अंदलुसियन साइंटिस्ट और पॉलीमैथ इब्न रुश्द के बारे में। इनका पूरा नाम अबुल वलीद मुहम्मद इब्न अहमद इब्न रुश्द है। लैटिन भाषा में दुनिया इन्हें एवरोइस के नाम से जानती है। ये अंदलुस वर्तमान के स्पेन और पुर्तगाल के सबसे बड़े अरब फिलासफर थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1126 ईस्वी को कुर्तबा में हुआ था। इनके दादा और पिता दोनों ही कुर्तबा में काजी का पद संभाल चुके थे। इब्न रुश्द ने कानून और मेडिकल साइंस की पढ़ाई अपने पैदाइशी शहर में हासिल की। परंपरागत जीवनी लेखकों के अनुसार इब्न रुश्द को बेहतरीन तालीम और तरबियत दी गई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत हदीस, फ़िक़्ह, मेडिसिन और धर्मशास्त्र से की। उन्होंने मालिकी मजहब के अंतर्गत आने वाले न्याय शास्त्र की शिक्षा अल हफीज़ अबू मोहम्मद इब्न रिज़्क़ से हासिल की और हदीस का ज्ञान उन्होंने इब्न बशक्वाल से प्राप्त किया, जो उनके दादा के शागिर्द थे। उन्होंने मेडिसिन और फिलॉसफी की पढ़ाई अबू जाफ़र जरीम अल तज़ाली से की। इसके अलावा न्याय शास्त्र की शिक्षा उन्होंने अपने पिता से भी प्राप्त की। उनको करीब से जानने वालों ने लिखा है कि इब्न रुश्द की इल्म से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी तालीम और तरबियत शुरू करने के बाद उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 रातें ही ऐसी गुजरी जिसमें उन्होंने अपना अध्ययन यानी स्टडी डिसकंटिन्यू किया था, जिसमें एक रात वो थी जिसमें उनके पिता की मौत हुई थी और दूसरी रात वो थी जिसमें उनकी शादी हुई थी। उन्हीं के समकालीन बड़े फिलासफर इब्न बाजा के काम से वो भली भांति परिचित थे। उनके दौर के फिलासफर्स इब्न तुफैल और इब्न ज़ुहर तथा आगे चलकर खलीफा का पद संभालने वाले अबू यूसुफ याकूब द्वारा तर्कशास्त्रियों, हकीमों और कवियों के लिए कंडक्ट की गई बैठकों में वो लगातार शिरकत करते थे। उन्होंने अशरी स्कूल से इल्म कलाम का भी ज्ञान प्राप्त किया। इब्न रुश्द की रुचि सबसे ज़्यादा इस्लामिक कानून और उसके सिद्धांतों के अध्ययन में थी। इसके अलावा उन्हें प्राचीन विज्ञान और यूनानी तर्कशास्त्र में भी गहरी रुचि थी। 1169 ईस्वी में इब्न तुफैल ने इब्न रुश्द का परिचय खलीफा अबू याकूब यूसुफ से करवाया। खलीफा ने उनसे सवाल पूछा कि क्या स्वर्ग का अस्तित्व अनंत काल से है या उसकी भी कोई शुरुआत है। इब्न रुश्द जानते थे कि ये सवाल विवादास्पद है, इसलिए वो इस चिंता में पड़ गए कि गलत जवाब उन्हें खलीफा के गुस्से का शिकार बना सकता है, और इसी कश्मकश में वो खामोश रहे और सवाल का जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। खलीफा खुद इल्म के कदरदान थे, इसलिए इब्न रुश्द की झिझक को देखते हुए उन्होंने इब्न तुफैल के साथ मिलकर अरस्तु, प्लेटो और बड़े बड़े मुस्लिम फिलासफर्स की राय को इस टॉपिक पर स्पष्ट कर दिया। ज्ञान के इस प्रदर्शन ने इब्न रुश्द की झिझक को ख़त्म कर दिया और इसके बाद इस टॉपिक पर उन्होंने भी अपनी राय खलीफा के सामने पेश की। उनके जवाब से खलीफा काफ़ी प्रभावित हुए। इब्न रुश्द भी खलीफा से काफ़ी प्रभावित हुए और आगे चलकर उन्होंने उनके बारे में कहा कि खलीफा के ज़बरदस्त सीखने की सलाहियत पर उन्हें ज़रा भी शक नहीं था। इसके बाद खलीफा के जीवन के अंतिम दिनों तक इब्न रुश्द उनके पक्ष में रहे। ये इब्न तुफैल ही थे जिन्होंने इब्न रुश्द को अरस्तु के काम के डिटेल्स को लिखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने इस पर कई बार अफसोस जाहिर किया है कि यूनानी फिलासफी की ज़बान, बल्कि इन ट्रांसलेशंस की भी जो आम तौर पर उपलब्ध होते हैं, बड़ी मुश्किल है। इसलिए इब्न रुश्द को चाहिए कि इनकी एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखने का काम अपने ज़िम्मे लें। इब्न रुश्द ने अरस्तु के तमाम मौजूद काम की कमेंट्री लिखी है, सिवाय पॉलिटिक्स के। क्योंकि वो किताब उनके पास मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्लेटो की रिपब्लिक की कमेंट्री को लिखा है। उन्होंने अपनी कमेंट्री को 3 भागों में बांटा है, जिसे आधुनिक विद्वानों ने शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग कमेंट्रीज का नाम दिया है। ज़्यादातर शॉर्ट कमेंट्रीज उनके कैरियर के शुरुआती दौर में लिखे गए थे, जो अरस्तु के काम पर आधारित थे। मिडिल कमेंट्रीज अरस्तु के वास्तविक काम को आसान बनाकर समझाने पर केंद्रित था, और लॉन्ग कमेंट्री में अरस्तु के ओरिजिनल काम को बहुत ही डिटेल में लाइन बाय लाइन लिखा गया है। अरस्तु की सिर्फ 5 कृतियों फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, ऑन द सोल, ऑन द हेवन और पोस्टीरियर एनालिटिक्स की कमेंट्रीज 3 वर्गों में लिखी गई हैं। 1184 ईस्वी में खलीफा अबू याकूब की मौत के बाद अबू यूसुफ याकूब खलीफा बनाए गए और शुरू के कुछ अरसे तक उन्हें भरपूर राजकीय सहयोग मिलता रहा। पर 1195 ईस्वी में उनकी किस्मत ने करवट बदला और यूसुफ के जानशीन याकूब अल मंसूर ने इब्न रुश्द को शुरू में तो अपनी हिमायत दी, पर पॉलिटिकल वजूहात से
वह कई उलमाए दीन की मुखालफत की बिना पर उनके खिलाफ हो गए और अलग अलग मुल्हिदाना अकीदे का इल्ज़ाम लगाकर कुर्तबा से उन्हें निकलवा कर लुसीना में निर्वासित कर दिया गया। इसी ज़माने में खलीफा ने हुक्म दिया कि फ़िलासफ़ी की सभी किताबें जला दी जाए, सवाए उनके जो मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स और फंडामेंटल बायोलॉजी पर आधारित हों। कुछ सालों के बाद इब्न रुश्द जब वापस मराकश लौटे तो खलीफा ने उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम को ख़त्म कर दिया और दोबारा से उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया और अपनी हिमायत उनके हक़ में दी। इसके बाद इब्न रुश्द ज़्यादा दिनों तक अपने पद का सुख नहीं ले पाए, क्योंकि 11 दिसंबर 1198 ईस्वी को वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। शुरू में उन्हें उत्तरी अफ्रीका में दफन किया गया था, पर बाद में उन्हें वहां से निकाल कर एक दूसरे फ्यूनरल में कुर्तबा में दफन किया गया, जिसमें मशहूर रहस्यवादी सूफी बुजुर्ग इब्न अरबी भी शामिल हुए। फ्रांसीसी लेखक अर्नेस्ट रीनन के अनुसार इब्न रुश्द ने कम से कम 67 किताबें लिखी, जिनमें उनके मूल विचार थे, जिनमें 28 फिलॉसफी पर, 20 मेडिसिन पर, 8 लॉ पर, 5 थियोलॉजी पर और 4 ग्रामर पर आधारित थे, जिनमें अरस्तु और प्लेटो के काम के ऊपर कमेंट्रीज भी शामिल थीं। कालांतर में इब्न रुश्द के अरेबियन भाषा में किए गए काम नष्ट हो गए, पर लैटिन और हिब्रू भाषा में किए गए ट्रांसलेशंस का अस्तित्व बचा रहा, जिससे पश्चिमी देशों के ईसाइयों और यहूदियों ने जमकर फायदा उठाया। मेडिसिन के क्षेत्र में स्ट्रोक के बारे में उन्होंने नया सिद्धांत प्रस्तावित किया और पार्किंसंस डिजीज के बारे में पहली बार दुनिया को इस बीमारी के लक्षण से अवगत करवाया। किसी भी चीज को देखने के लिए हमारी आंख की रेटिना में देखने की संवेदना पैदा होती है। दुनिया को ये बात बताने वाले पहले इंसान इब्न रुश्द ही थे। मेडिकल साइंस के ऊपर आधारित उनकी किताब अल कुलियात फी अल तिब का लैटिन भाषा में ट्रांसलेशन कॉलेजिएट के नाम से जाना जाता है, जिसे यूरोप में टेक्स्ट बुक के तौर पर कई सदियों तक पढ़ाया जाता रहा। इब्न रुश्द ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि उनके समय के अरबी और अंदलूसी एस्ट्रोनॉमर्स ने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने कैलकुलेशंस के माध्यम से सटीक भविष्यवाणियों को मुमकिन किया, लेकिन ब्रह्मांड के काम करने के तरीकों का डिटेल फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। उनके मुताबिक उनके समय का खगोल विज्ञान कोई सच्चाई नहीं बतलाता और सिर्फ कैलकुलेशंस से सहमत होता है, और जो मौजूद है उससे नहीं। उन्होंने खगोल विज्ञान में सुधार करने की कोशिश की ताकि फिजिक्स के साथ तालमेल बैठाया जा सके। फिजिक्स में इब्न रुश्द ने इंडक्टिव मेथड को नहीं अपनाया, जो इस्लामी दुनिया में अल-बैरूनी के जरिए से डेवलप की जा रही थी और आज की फिजिक्स के काफी करीब है। इसके बजाय विज्ञान के इतिहासकार रूथ क्लासन के शब्दों में वह एक एक्सेजिकल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पिछले ग्रंथों विशेष रूप से अरस्तु के लेखन की चर्चा के माध्यम से प्रकृति के बारे में नए सिद्धांत का निर्माण किया था। इस नजरिए की वजह से उन्हें अक्सर अरस्तु के एक अकल्पनीय अनुयायी की शक्ल में दिखाया गया था, लेकिन ग्लासनर का तर्क है कि इब्न रुश्द के काम ने फिजिक्स के बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पेश किया, खास तौर पर अरस्तु के मिनिमा नेचुरलिया के उनके विस्तार और गति पर फार्मा फ्लुएंस के रूप में, जिन्हें पश्चिम में लिया गया था, जो फिजिक्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। रुश्द के ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान के बारे में आप और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।